नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर से आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। लगातार हम आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं इंटरमीडिएट और पॉलिटेक्निक के। आप घर पर बैठे ही पूरी पॉलिटेक्निक के सिलेबस लगभग तैयार कर सकते हैं। मैं बातें मैथ और फिजिक्स की कर रहा हूं मित्रों। इस पोर्शन को मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके एग्जाम तक मैं मैक्सिमम पार्ट इसके कवर कर सकूं, वो भी सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स। तो फिलहाल हम लोगों ने विज्ञान वाली शाखा में प्रकाश शुरू किया है, प्रकाश की परिभाषाएं पढ़ ली है, समतल दर्पण के बारे में पढ़ लिया है। अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आज का हमारा जो टॉपिक होगा प्रकीर्णन, अपवर्तन, विवर्तन तथा किसी भी दर्पण के बनावट के बारे में होगा कि हम दर्पण को कैसे बनाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। आइए शुरुआत करते हैं इसकी अपने आज के टॉपिक से, जिसमें आप प्रकाश की डिफिनेशन तो पहले ही पढ़ चुके हैं। और मैं थोड़ा सा एक बार मोटा आपको याद करा दूं। प्रकाश सीधा एकदम लाइन में चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है। इसकी निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यह एक विद्युत चुंबकीय यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस विद्युत चुंबकीय तरंग के कहने का मतलब ये होता है कि इसे चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। इसकी चाल अलग अलग माध्यमों में बदलने लगती है, मतलब हवा में कुछ और हो सकती है, तेल में कुछ और हो सकती है, ये बदल सकती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्रकाश की किरणों के अलावा किरणें 3 प्रकार की हो सकती है। एक ही जगह से निकलने वाली किरणें ऊपर की तरफ, जिन्हें हम लोग अपसारित बोलते हैं। ठीक है, अपसारित। ठीक है, दूसरा एक ही बिंदु की तरफ आने वाली किरणें, ठीक है, संकुचित हो जाने वाली किरणें, इसको हम लोग कहते हैं अभिसारित। और इसी प्रकार तीसरा कंडीशन हमारा, जब किरणें बिल्कुल सीधे सीधे एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उनको समांतर किरणों के नाम से जानते हैं। अब आगे की कहानी हमारी जो है, ठीक है, इसको अंग्रेजी में अगर कोई पूछे कि अपसारित को क्या बोलेंगे तो मित्र इसे बोलते हैं डाइवर्जेंट, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट, और तीसरे को हम लोग बोलते हैं पैरेलल यानी कि समांतर। ठीक है, अब इसी आधार पर इसके आगे हम बात करें अगर माध्यम की। पहला मैंने आपको समझाया प्रकाश शॉर्ट में, दूसरा हिस्सा समझाया कि प्रकाश में प्रकाश किरणें कितने तरीके की हो सकती हैं, यानी कि रेज कितने तरीके की हो सकती हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जिसके आधार पर हमारा परावर्तन या अपवर्तन के बारे में हम पढ़ाई करते हैं, वो हमारी तीसरी इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी माध्यम यानी कि मीडियम। ठीक है, मीडियम के आधार पर ही हम ये कह सकते हैं कि ये परावर्तन है या अपवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर 3 तरीके के हमारे पास मीडियम होते हैं। एक होता पारदर्शी, पारदर्शी ऐसे यानी कि हम अंग्रेजी में अगर बोले तो इसको हम लोग ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलते हैं। पारदर्शी माध्यम में क्या होता है, प्रकाश किरण आती है और आराम से इस पार से उस पार निकल जाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल कोई पूछेगा, जल के केस में स्वच्छ जल अगर है तो बाहर से आएगी लाइट और इस हाथ से नीचे चली जाएगी, जैसे तालाब के अंदर भी हमको दिखाई देता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, अगर हमारा शीशा है, शीशा का मतलब मुंह देखने वाला शीशा नहीं, नॉर्मल कांच जैसे खिड़की वगैरह पर लगे होते हैं, तो वहां से आती है और उसके इस पार से उस पार निकल जाती है। सैलून में लगा हुआ ग्लास देखे होंगे जब आप उनके बाहर के पार्टीशन को देखते हैं, तो वो वाला ग्लास। ठीक है, दूसरा अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी का मतलब होता है नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, ऐसे मीडियम, ऐसे माध्यम जहां से प्रकाश किरणें लड़े तो जाए तो उन तक, लेकिन उसके उस पार ना निकल पाए। जैसे आपका दरवाजा है लकड़ी का, लड़ा और लड़कर क्या करेगा, वापस उस पार नहीं जा पाएगा प्रकाश। इसी प्रकार लोहे का दरवाजा हो तब भी यही हाल होगा, लड़ेगा, लड़कर क्या करेगा, वापस आ जाएगा। कुछ ऐसे माध्यम होते हैं जो इन दोनों के बीच के होते हैं, जो हमारी पढ़ाई के लिए फिलहाल बहुत यूजफुल नहीं है। वो तीसरा मीडियम हमारा पारभाषक माध्यम। कैसा माध्यम? पारभाषक यानी कि सेमी ट्रांसपेरेंट। सेमी ट्रांसपेरेंट, नाम से आप क्लियर हो गए होंगे। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है आर पार निकल जाने वाले, और सेमी का मतलब होता है कुछ आर पार निकलने वाले। जैसे गंदा जल है, पानी में
कुछ इम्प्योरिटी मिला दी जाए जिससे वो धुंधला हो जाए, तो प्रकाश किरणें जाएंगी और अंदर तक जाएंगी। लेकिन आपको अगर स्वच्छ जल है 10 मीटर गहराई तक अगर नीचे दिख रहा हो, जैसे स्वच्छ जल है और हमारा विजन इसमें 10 मीटर तक हमको साफ साफ नजर आ रहा है कि अंदर क्या चल रहा है, तो किसी भी गंदे माध्यम में ये 1 मीटर 2 मीटर या 4 मीटर हो सकता है। कहने का मतलब उसका रेंज घट जाता है, ठीक है, क्योंकि वो हमारा जो माध्यम है वो धुंधला है, इसलिए। ठीक है, आगे चलते हैं अगली कहानी की तरफ। जब ये क्लियर हो जाता है मित्रों, तो अब यहाँ पर हमको परावर्तन अपवर्तन को समझाने में आसानी हो जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं अगली घड़ी। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट पहले समझ में आ गए हों। यही हमारी मददगार है जो आगे हमको सारी चीजों को समझाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं परावर्तन। ठीक है, ये पहला हमारा हो गया परावर्तन। अंग्रेजी में हम इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ये हमारी हेडिंग हो जाएगी। ठीक है, आइए जरा समझते हैं। मैंने बोला कि अगर हमारे पास अपारदर्शी माध्यम है तो जो लाइट आएगी वो लड़ेगी और लड़कर क्या करेगी, उसी माध्यम में लौट जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी क्रिकेट की बॉल को दीवार पर सीधे सीधे मारे तो लड़ेगा और लड़कर उसी रास्ते से क्या करेगा, लौट जाएगा। और अगर इसी गेंद को आप तिरछा फेंक दें, ये दीवार से लड़ेगा या नीचे की जमीन से लड़ेगा और तिरछी दिशा में भाग जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हमारी प्रकाश किरणें जब किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराती हैं तो टकराने के बाद, लड़ने के बाद वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। अब ये कैसे लौटेंगी, ये डिपेंड करता है कि वो कितने एंगल पर आकर इससे, किस कोण पर आकर इससे टकराई है। ठीक है, लेकिन उसके पहले ये भी समझ लें कि इन किरणों के नाम क्या है। जो आ रही है किरणें लड़ने के लिए, उन्हें हम हिंदी में बोलते हैं आपतित किरणें। क्या बोला जाता है, आपतित किरणें। ठीक है, हिंदी में सॉरी इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, वो किरणें जो लड़कर वापस लौट गई हैं, इनको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरणें, क्योंकि अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सर परावर्तन की घटना घट चुकी है। तो इस लाइट को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो वो किरणें जो आकर टकराती हैं उन्हें आपतित यानी कि इंसिडेंट रे, और जो लड़कर वापस जाती है उन्हें परावर्तित किरणें यानी कि रिफ्लेक्टेड रे के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मेन मुद्दा ये है कि अगर कोई परावर्तन की डिफिनेशन पूछे तो सबसे आसान परिभाषा, किसी भी अपारदर्शी माध्यम से जो प्रकाश टकराता है तो टकराकर उसी माध्यम में लौट आता है। इस घटना को हम भौतिक में परावर्तन के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा, मैंने यहाँ पर जो बॉल का कॉन्सेप्ट दिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम बॉल को बिल्कुल सीधा फेंकते हैं तो सीधे सीधे लौट आता है। तो अगर मैंने कोई किरण ऐसे डाली जो सीधे जाकर टकराई तो इसी रास्ते पर क्या करेगी, लौट आएगी। इस स्पेशल किरण को अविलंब किरण कहते हैं। तो क्या कहते हैं, अविलंब किरण कहते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में नॉर्मल रे भी बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल रे के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डिफिनेशन। अब यहाँ परावर्तन के नियम बोले जाते हैं, उसको भी समझ लेना। परावर्तन का नियम क्या कहता है, आइए देखते हैं। यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है हमसे। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, आइए मित्रों इसको भी समझ लें। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि ये जो 3 किरणें, आपतित किरणें, अविलंब किरणें और परावर्तित किरणें, वो एक ही बिंदुगामी होती हैं, यानी कि एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं। कुछ राइटर इसी को लिखते हैं कि आपतित, अविलंब और परावर्तित किरणें एक ही तल में होती है। बात देखिए मित्रों, ये सभी एवं है, इस तल के ऊपर है, एक ही तल में है, मतलब दूसरे मीडियम में नहीं जा रहे हैं। ये भी बोला जा सकता है और ये भी कहा जा सकता है कि तीनों जरूर एक ही जगह पर आकर मिलेंगे। ठीक है, तो पहला रूल ये हो गया। दूसरा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी में आपतित का कोइंसिडेंट और इंसिडेंट का पहला अक्षर क्या हुआ, आई। तो अगर मुझे केवल ये किरण दिखाना है तो आई से, और अगर ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं आप एंगल, ये वाला कोण अगर दिखाना है तो एंगल आई से दिखाते हैं। इसी प्रकार
ये जो परावर्तित किरण है उसे अंग्रेजी में रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, स्मॉल आर से। और अगर ये वाला कोण दिखाना है तो इसे हम किससे दिखाते हैं, एंगल आर से। इसका मतलब यह हुआ कि हम यहाँ जो कोण नाप रहे हैं आई और आर, जिसे अब हम बोलेंगे आपतित कोण, आपतित किरण की जगह काटकर हम यहाँ क्या लिख लेंगे, इसके लिए अगर पूछा जाए तो कहेंगे आपतित कोण। क्या बोलेंगे हम इसे, आपतित कोण। और उधर जो आई आपको आर दिख रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित कोण। ठीक है, तो हमारा दूसरा नियम जो परावर्तन का, पहला नियम क्या कहता है कि तीनों रेखाएं एक बिंदुगामी है या तीनों किरणें एक बिंदुगामी है। आप यहाँ रेखाओं का मतलब किरणों से ही समझेंगे, किरणें, ठीक है, तीनों रेखाएं एक बिंदुगामी, एक बिंदु पर मिलती है। ठीक है, और दूसरा नियम ये कहता है, अगर आप आई और आर समझ गए हैं, मैं फिर बोल रहा हूं ध्यान देना क्योंकि मैं अभी न्यूमेरिकल लगवाऊंगा तो बहुत ही अच्छे सवाल बनेंगे कि एंगल कहां से नापा जाता है, तो जवाब है अविलंब से। हमारी बचपन से आदत है हम एंगल यहां से नापते हैं, यहां से नापते और ये जैसे जैसे खुलता जाता है उसका मेजरमेंट बताते जाएंगे, यहां से अब इतना अब इतना अब इतना हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पर कहां से नापेंगे, तो ये देखिए ये हमारा मेजरमेंट का तरीका है। अगर हम यहाँ ले रहे हैं लाइन तो हम यहाँ से नाप लेंगे कितना एंगल है, यहाँ ले रहे हैं ऐसे नाप लेंगे, ये तरीका होगा। तो कोण हमेशा कहां से नापा जाएगा, अगर कोई बोलेगा तो याद रखिएगा अविलंब से। यानी कि इसका एक जबरदस्त मतलब ये भी है कि अगर कोई लाइट आकर ये टकरा रही है तो देखने वाला बताएगा कि सर इंसिडेंट रे, अगर मैं इधर से ले लूं तो वो बताएगा आई बराबर 90 डिग्री एंगल आई, जो कि 100% गलत है। ये वाली जो लाइन आई है, ये अगर कोई एंगल पूछेगा तो एंगल आई बराबर क्या होगा, 0 डिग्री होगा। क्या होगा, 0 डिग्री होगा। और इसके लिए आपका एंगल आर भी, क्योंकि इधर फैला नहीं है, आर बराबर 0 लिखा जाएगा। नहीं तो दोनों ही जवाब लोग यहाँ 90 डिग्री बोल देते हैं, जो कि 100% गलत है। एक बार हमारे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है पॉलिटेक्निक में कि एक किरण बिल्कुल तल से 90 डिग्री पर आकर टकराती है, तो ये बताएं रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा। तो जवाब है आई भी 0 होगा और आर भी 0 होगा। तो मित्रों इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। सेकंड रूल हमारा कहता है एंगल आई बराबर एंगल आर, ये दोनों ही कोण हमेशा बराबर होंगे। तो चलिए जरा थोड़ा सा मैथमेटिक्स की बातें कर ले इसमें मैथमेटिक्स क्या है। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मैं देखना चाहूंगा मित्रों कि ये वीडियो में कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो, आपका व्यू ठीक हो। ठीक है, आइए चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, मैंने कहा कि अब यहाँ पर हम न्यूमेरिकल बनाते हैं। देखिए न्यूमेरिकल कैसे कैसे पूछे जाते हैं। मैंने बोला एंगल हमेशा कहाँ से नापा जाएगा, अविलंब से नापा जाएगा। तो उसे समझने के लिए कुछ चीजों को मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको देना चाहता हूँ। इसे मिटा दें क्योंकि अब आपको इतनी बातें तो क्लियर हो गई है कि एंगल कहाँ से नापते हैं। जवाब है अविलंब से। ठीक है, यहां से। और दूसरी चीज ये है कि ये आई और इधर का आर, ठीक है, हमारा जो है ये दोनों आपस में क्या होते हैं, कोण आई और आर बराबर। अब अगर ये बराबर है तो मैं थोड़ा सा अलग से बोल दूं, मैं कह दूं आई है आर है, दोनों को थीटा मान लो। अगर ये थीटा है, बात समझिए, तो ये टोटल एंगल 90 हुआ, तो इधर बचा हुआ एंगल कितना होगा, तो जवाब होगा 90 माइनस थीटा। इधर भी आई है, ये भी एंगल थीटा ही अगर समझ लिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो ये बताएं इधर कितना बचा होगा। तो कहेंगे सर जी ये टोटल तो 90 था, 90 में से थीटा निकाल दीजिए, ये वाला मिल जाएगा, ये एंगल हमको मिल जाएगा। तो जवाब होगा सर ये भी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो एक और इंपॉर्टेंट बात निकल कर आ गई है, जरा ध्यान दीजिएगा डायग्राम में। अगर आपका ये एंगल अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा है। और अगर ये आई है तो ये भी आई होगा, जिसे फिलहाल अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, आर के बराबर। तो ये डायग्राम अगर किसी लड़के ने समझ लिया है तो बहुत अच्छे से सारी बातों को समझ में उसे आ जाएगा। हम कोण कहां से नाप रहे हैं तो इसे भी ध्यान दीजिएगा, विलंब यानी कि नॉर्मल से। तो इसीलिए सवाल जब पूछा जाएगा तो बहुत केयर करिएगा। जैसे मेरा पहला ही सवाल है कि हमारा हमारा परावर्तित किरण, मेरा क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, परावर्तित किरण, ठीक है, तल से, शब्द सुनिएगा, तल से 40 डिग्री बनाती है, 40 डिग्री का कोण बनाती है। सवाल ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे मैं सवाल आपको बताने वाला हूं। फिर से सुनिएगा, परावर्तित किरण तल से 40 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपतित कोण का मान क्या होगा, आपतित कोण का मान क्या होगा। ठीक है,
बहुत सारे बच्चे बस आंखें मूंद कर सवाल लगाना शुरू करते हैं। परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे तल से यानी कि इस लाइन से 40 डिग्री का कोण बना रहा है तो आपतित कोण क्या होगा? सबसे पसंदीदा आंसर मेरे दोस्तों का 40 डिग्री होगा, जो कि धोखा खा जाना हो जाएगा मित्रों। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 40 डिग्री हमारा आंसर बिल्कुल नहीं होगा। आप कहेंगे सर क्यों? तो इधर वापस आइए, जरा फिर से सवाल को एक बार और फिर से अंडरलाइन करिए और ध्यान से देखिए ये क्या दिया हुआ है। आपसे कह रहा है ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड, ये है आपका परावर्तित किरण, ठीक है, ये है आपका परावर्तित किरण। ये जो परावर्तित किरण है ये आपका किससे 40 डिग्री का एंगल बना रहा है? लिख रहा है इस तल से, ये जो नीचे वाला तल है इसके साथ 40 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपतित कोण यानी कि इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्या होगी? तो मैं तुरंत कहूंगा जो आई होगा वही क्या होगा? आर होगा। ये भी तो वही होगा, तो इधर ऊपर हाथ लगा लीजिए और फिर आंसर ले लीजिए। एंगल आई प्लस 40 बराबर ये टोटल एंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है? 90 का। तो आई बराबर कितना निकल कर आ गया आपका? 40 में से 90। यहाँ आप आर भी लिख सकते थे और मैं बार बार कह रहा हूँ इस आर को आई भी लिखा जा सकता है। तो 90 में से 40 गया, आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 50 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से देखिए दूसरा क्वेश्चन मैंने बनाया। हमने लिखा क्वेश्चन इस तरीके से कि हमारा आपतित कोण, ठीक है, आपतित कोण अल्फा है। ध्यान से सुनिएगा, आपतित कोण अल्फा है। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आई बराबर क्या है? अल्फा है। जबकि हमारा जो परावर्तित किरण है, क्वेश्चन को समझिएगा, परावर्तित किरण है वो हमारा, ठीक है, तल से, परावर्तित किरण तल से 2 अल्फा माइनस 30 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, इतने का कोण बना रही है। क्वेश्चन ये है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा मित्रों। आई बराबर कितना है? अल्फा है। परावर्तित किरण अपने तल से कितने का? 2 अल्फा माइनस 30 डिग्री का एंगल बना रही है, कोण बना रही है। क्वेश्चन ये मैं पूछ रहा हूँ कि ये बताइए अल्फा की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा सा केयर करेंगे इजीली लगा लेंगे। आइए जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं डायग्राम अपना पहले बना लूं समझाने के लिए, ठीक है, ये हमारा एंगल हुआ आई, ये हमारा एंगल हुआ आर, और सवाल में क्या दिया है? आई बराबर अल्फा। अगर आई अल्फा है तो मैं समझ रहा हूं आर भी क्या हो जाएगा? अल्फा। आपका ये परावर्तित किरण है आर, जो कि अपने इस तल से यानी कि क्षैतिज तल से कितने का एंगल बना रहा है? लिखा हुआ है सर 2 अल्फा माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये टोटल जो सम एंगल है, इस टोटल को अगर सम कर लिया जाए तो ये टोटल एंगल कितने के बराबर आएगा? 90 के, यानी कि अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 30 बराबर 90 डिग्री। ये उधर जाएगा 3 अल्फा बराबर 120 डिग्री। 3 से काट देंगे, 3 चौका 12। अल्फा बराबर कितने के आ जाएगा? 40 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी हो तो बताएं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान से चलिएगा मित्रों। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, अगले क्लास में बताऊंगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जरा ट्राई करिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका जवाब दूंगा। एक प्रकाश किरण, देखिए दो दर्पण है जो किसी कोण पर रखे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिएगा। 2 दर्पण है जो किसी भी कोण पर एक दूसरे से रखे हुए हैं। ठीक है, एक किरण आती है और किसी भी एक दर्पण के समांतर आकर दूसरे से टकराती है। कोई भी एक किरण आती है, किसी भी एक दर्पण के समांतर आते हुए दूसरे से टकराती है। टकराने के बाद 3 बार परावर्तित होती है, और अगर उसी रास्ते से लौट जाती है जिस रास्ते से वो आई थी, इसे अंडरलाइन करूंगा मित्रों, 3 बार परावर्तित होने के बाद वो उसी रास्ते से लौट जाती है जिस रास्ते से आई थी। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द मिरर्स, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। फिर से मैं सवाल रिपीट कर दूं। ऐसे एक 2 दर्पणों का सेट है, ऐसे लगा हुआ है, एक प्रकाश किरण आती है, किसी के समांतर हो सकता है, इससे आकर टकराती है। टकराने के बाद कैसे जाती है मैं नहीं बोलूंगा, ये अपने इसके बाद 3 बार परावर्तित होती है, और जिस रास्ते से आई थी इसी रास्ते से वापस लौट जाती है। मालूम, इसके बाद का मैं ट्रेसिंग नहीं कर सकता। वही सवाल का सबसे बड़ा स्रोत है। क्वेश्चन ये होगा कि थीटा कितने के बराबर होगा।
तो ये आपके लिए सवाल रहा, अगले क्लास में बताऊंगा इसका जवाब। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलिए जरा इसी परावर्तन से हम आगे बढ़कर थोड़ा सा यहाँ पर एक बात और भी कर लेते हैं जिसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। एक तो विवर्तन, ठीक है, आइए जरा ध्यान से समझिएगा। विवर्तन ऑब्जेक्टिव में बहुत हमारे यहाँ पूछा जाता है, ठीक है। अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं डाइफ्रैक्शन, ठीक है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डाइफ्रैक्शन, ठीक है। तो देखिएगा, अगर मैं कोई एक कार्डबोर्ड ले लूं, ठीक है, उस कार्डबोर्ड में क्या कर दें, एक छिद्र कर दें, एक पतली सी छेद कर दें, बीच में यहां पर कहीं छेद कर दें। अब अगर इस पर लाइट डालें तो मैक्सिमम टाइम क्या होगा, प्रकाश किरण लड़ेगी और लड़कर क्या करेगी, वापस आ जाएगी, लड़ेगी और लड़कर क्या करेगी, इस रास्ते से मुड़ जाएगी। लेकिन कई बार प्रकाश किरण यहाँ पे देखिए सीधे सीधे भी निकल जाएगी, लेकिन कुछ ऐसी भी होगी जो यहाँ लड़ेगी और लड़कर क्या करेगी, इस तरीके से बेंड निकल जाएगी। तो इस प्रकार क्या होगा, जब ये छिद्र नहीं था, अब जरा इमेजिन करिएगा, जब ये छिद्र नहीं था और हम प्रकाश किरणें डालते तो उस तरफ क्या होता, तो जवाब है सर, इधर प्रकाश होता, लाइट होता, उजाला होता, उधर क्या होता, अंधेरा होता। लेकिन अगर ये छोटी सी ओपनिंग खोल दी जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ उजाला हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बिल्कुल ऐसा कमरा है जिसमें कोई दरवाजा या रोशनदान नहीं लगा, अगर आप वहां जाएंगे तो आपको बिल्कुल वो डार्क रूम दिखाई देगा, बिल्कुल आपको लाइट नहीं नजर आएगी। लेकिन अगर उसमें एक दरवाजा ही लगा दिया जाए तो दरवाजे का जो निचली भाग होता है वो फर्श से थोड़ा गैप बनाए होता है, वहां से प्रकाश किरणें घुसकर यहाँ पर कमरे में क्या करती हैं, फैल जाती है। आप देख रहे हैं नॉर्मली से इतना ही फैलना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू बेंडिंग, इस लाइट के बेंड होने के नाते इसका रेंज, प्रकाश का फैलाव जो है वो बढ़ जाता है और इस घटना को हम क्या कहते हैं, विवर्तन। कई बार पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन आ चुका है कि अंधेरे कमरे में प्रकाश क्यों होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, अंधेरे कमरे में प्रकाश क्यों होता है, आंसर है विवर्तन के कारण। दूसरा सवाल ये भी बनता है कि कभी कभी ये भी देता है कि किसी वृक्ष के नीचे उजाला क्यों होता है। तो वहां भी देखिएगा मित्रों, जब आप पेड़ की बात करेंगे तो पेड़ के पास पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों के बीच में जो जगह होती है उस जगहों से होता हुआ प्रकाश किरण फैलता हुआ इस तरीके से उसके नीचे फैल जाता है और हमारे इस पेड़ के नीचे उजाला दिखाई देता है। तो ये काफी पॉपुलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। और इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव भी बहुत जबरदस्त है। ये तो विवर्तन हुआ और अगला है हमारा प्रकीर्णन, ठीक है। प्रकीर्णन काफी इंपॉर्टेंट है, प्रकीर्णन, ठीक है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त। प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। अब हमारे वायुमंडल में अगर हम आ जाए पृथ्वी के चारों तरफ तो छोटे छोटे धूल के कण हो सकते हैं, इस प्रकार गैसियस कण हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं जो इस प्रकार हमारे वायुमंडल में फैले होंगे। जब कोई प्रकाश किरण आता होगा तो बहुत सारा तो प्रकाश किरण सीधे निकल आता होगा, लेकिन कुछ इससे टकरा कर क्या करता होगा, इन किरणों से लौट भी जाता होगा। जो नहीं टकराता होगा वो ऐसे भी आ जाता होगा, लेकिन जो लड़ता होगा वो लड़कर क्या करता है, इस तरीके से फैल जाता है। तो प्रकाश किरणों को इन छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से टकराकर फैल जाने की घटना ही क्या कहलाती है, प्रकीर्णन। अब यहां पर मैं फिर से याद दिलाऊंगा आपको मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि दिस प्रकाश का हमारा रेंज जो होता है, परास जो होता है, वो 4000 एंगस्ट्रॉम से शुरू कर 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो अब यहाँ पर अगर कोई पूछे प्रकीर्णन का मान किस पर डिपेंड करता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरंग दैर्घ्य को हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं मित्रों। ये लैम्डा वायलेट कलर का, सॉरी ये रेड कलर का है और ये हमारा किस कलर का है, वायलेट कलर का है। आप जानते हैं दिव्य प्रकाश कहां से कहां तक शुरू होता है, अच्छे से पढ़ा होगा आपने विबगॉर, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं एक बार थोड़ा सा याद करा दूं, ठीक है। हालांकि इस पर मुझे अलग से भी बात भी करनी है, तो रहने दीजिए, केवल बस इतना याद रखिए। एक जो श्वेत प्रकाश होता है जब वो टूटता है तो 7 रंगों में, और ये 7 रंगों का क्रम है विबगॉर, नीचे से ऊपर की तरफ, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। और इनका अगर मैं पूछूं कितना तरंग दैर्घ्य है तो वायलेट का 4000 और रेड का 8000।
अब अगर कोई पूछे प्रकीर्णन के इस लैम्डा से कैसे संबंधित है, तो जवाब है प्रकीर्णन डिपेंड करता है लैम्डा 1 बाई लैम्डा के पावर 4 पर। ठीक है, अब अगर आपका लैम्डा जो है उसका मान अगर बढ़ेगा तो प्रकीर्णन का मान क्या होगा, कम, क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती। अगर नीचे बढ़ेगा तो ऊपर घटेगा और ये घटेगा तो ऊपर का मान बढ़ेगा। तो देखिएगा अगर हम वायलेट ले आए और वायलेट के लिए यहाँ पर पुट अप कर दे 1 बाई 4000 के पावर 4, और अगर हम रेड के लिए ले आए उसके लिए कैलकुलेशन करें तो यहाँ हमें नीचे रखना पड़ेगा 1 बाई 8000 के पावर 4 एंगस्ट्रॉम लगाकर। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे बड़ा मान इसका आएगा और छोटा मान किसका आएगा, इसका आएगा। इसका सेंस ये निकल कर आता है कि वायुमंडल में वायलेट कलर का प्रकीर्णन अधिक होता है। ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया मित्रों। और सबसे कम किसका होता है, तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं इधर बढ़ूंगा आपका लगातार तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा है, इसीलिए सबसे कम किसका हो जाएगा, रेड का। तो सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है, जवाब है बैगनी। सबसे कम किस रंग का प्रकीर्णन होता है, आंसर होता है लाल। ये आपका तथ्य के साथ हो गया। अब इस पर सवाल भी बनेगा। अगर हम पृथ्वी के ऊपर चले जाए मित्रों, ऊपरी एटमॉस्फेयर पर जहां से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, और मैं ये पूछूं कि इस वायुमंडल में, ऊपरी वायुमंडल में किस कलर का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन हो रहा होगा, तो आपका आंसर ऑब्वियस होगा बैगनी एंड देयर कलिक्स। ठीक है, कलिक्स का मतलब उन जैसे मिलने वाले रंग, जैसे नीला। ठीक है, तो बैगनी या नीले रंग का सबसे अधिक वायुमंडल में प्रकीर्णन हो रहा होगा। इसीलिए अगर आदमी कोई नीचे यहाँ खड़ा है तो उसे ऊपर का जो कलर दिखाई देगा, आकाश का रंग जो दिखाई देगा, वो बैगनी या ब्लू या नीला दिखाई देगा। इसी का दूसरा जवाब भी ले लीजिए कि जब सुबह हम उठते हैं तो सूरज हमको लाल दिखता है, शाम के समय भी सूरज हमको लाल दिखता है, लेकिन दोपहर के समय हमें कैसा दिखता है, संतरी दिखता है या लगभग व्हाइट जैसा दिखता है। ऐसा क्यों? जब ये सूर्य घूमते घूमते इस पार से उस पार, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट जैसा आपको नजर आता है, जाता है, तो उस केस में क्या होता है, सुबह का सूरज हमसे ज्यादा डिस्टेंस पर होता है और दोपहर का कम दूरी पर, और फिर दोपहर के 12 बजे के बाद इस सूर्य की दूरी क्या होती है, बढ़ने लगती, शाम तक ये मैक्सिमम दूरी पर हो जाता है। तो सुबह और शाम का सूरज हमसे मैक्सिमम दूरी पर होता है, उसकी दूरी अधिक होती है। इसीलिए इस पूरे पोर्शन में, इधर वाले पोर्शन में हमारा ये जो विपगार जो चलकर हमारे तक पहुंचता है, उसमें ज्यादातर रंग हमारे खर्च हो जाते हैं, वायुमंडल में बिखर जाते हैं, उनका प्रकीर्णन हो जाता है, और हमारी आंखों तक कौन सा रंग सबसे अधिक मात्रा में पहुंचता है, जवाब है लाल। इसीलिए सुबह और शाम का सूरज हमको लाल भी दिखाई देता है। तो यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बन चुके हैं, जैसे सूर्य, हमारा आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, कारण प्रकीर्णन, और सुबह शाम का सूरज क्यों नीला दिखाई देता है, उसका भी कारण प्रकीर्णन। और तीसरा सवाल ये है, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि अंधेरे प्रकाश में, ठीक है, अंधेरे कमरे में, ठीक है, और पेड़ के नीचे हमें उजाला क्यों दिखाई देता है, उसका कारण क्या था, विवर्तन था। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ गए। एक और भी सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है, इस पर बहुत ज्यादा फोकस तो नहीं मैं करूंगा, क्योंकि वो वन लाइन कॉन्सेप्ट है, विस्तृत परावर्तन। ठीक है, क्या है, विस्तृत परावर्तन। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलने वाला हूं, अगला टॉपिक आपका विस्तृत परावर्तन। विस्तृत परावर्तन, ठीक है। अगर हम कोई खुरदुरा पृष्ठ ले लें, और उस पर कोई लिखावट लिख दें, ठीक है, और हम एक चिकना पृष्ठ ले लें, एकदम स्मूथ पेपर ले लें, स्मूथ हो, चिकना हो, उस पर हम कुछ लिख दें, आपको क्या लगता है मित्रों, जैसे आपके यहाँ अखबार आता है और आपके यहाँ कोई पेपर पत्रिका आती होगी जैसे इंडिया टुडे, अब अगर मैं बोलूं कि किसकी लिखावट ज्यादा साफ दिखाई देती है, तो छूने में तो वो मजा आता हो क्योंकि चिकना है, ठीक है, और ये छूने में आपको ऑड फीलिंग देता होगा खुरदुरा। लेकिन अगर मैं बोलूं पढ़ने में कौन कंफर्टेबल है, तो मेरे हिसाब से अखबार के आसानी से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इंडिया टुडे का जब आप पत्रिका से खोलकर लाइट के नीचे बैठोगे तो साइन मारेगा। तो इसीलिए हम जो अखबार है वो ज्यादातर खुरदुरे पृष्ठों पर ही छापते हैं। हमारी किताबें जो छपकर आती हैं वो भी ज्यादातर खुरदुरे पृष्ठों पर ही छपकर आती है, क्योंकि खुरदुरे पृष्ठ पर लिखावट बहुत ही स्पष्ट नजर आती है। इसीलिए इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विस्तृत परावर्तन।
अब यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा जाता है हमारे पॉलिटेक्निक में कि जो अखबार छप कर आते हैं वो खुरदुरे पृष्ठों पर ही क्यों आते हैं, उन्हें चिकने पृष्ठों पर क्यों नहीं छापा जाता। 4 ऑप्शन देता है, परावर्तन के नाते कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, विस्तृत परावर्तन के कारण। तो सबसे बड़ा फैक्ट होगा विस्तृत परावर्तन। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब देखिए अभी तक तो हमने समतल दर्पण पढ़ा, अब हमारे दिमाग में ये चल रहा होगा लगातार कि सर समतल दर्पण तो खूब हमने समझ लिया, देख लिया, दिमाग में हमारे सब कुछ क्लिक कर लिया। अब मामला ये होता है कि सर समतल दर्पण तो बनना समझ में आ जाता है, पर ये मुड़े मुड़े जो हम लोग अवतल उत्तल ये सब दर्पण पढ़ते हैं वो क्या है, ठीक है। तो आइए समझिए, किसी भी मुड़े हुए दर्पण बनाने के लिए हमें गोलीय दर्पण यानी कि तरबूज आप समझते होंगे, बिल्कुल तरबूज जैसे हमें एक गोला चाहिए जो कांच का बना हो यानी कि ग्लास का बना हो, ठीक है। इसे अगर हम जगह जगह से ऐसे काटे तो हमें अलग अलग आकार के दर्पण प्राप्त होंगे। जैसे ये वाला छोटा हो, ये वाला अगर लिया गया होगा, यहाँ से काटा गया होता तो इसका साइज थोड़ा बड़ा होता, ठीक है। अभी मैं किसी भी तरफ पेंटिंग नहीं करूंगा, ठीक है। ये वाला अगर आपने लिया होता, थर्ड वाला देखिए पहला वाला है, इसको ए नाम दे दिया। यहां से अगर काटा होता था इसको थोड़ी सी बड़ी होती, बी नाम दे दिया। ये वाला ले लिया तो थोड़ा और बड़ा हो सकता है साइज, इसको नाम क्या दे दिया हमने, सी दे दिया। तो इस तरीके से अलग अलग माप का यहाँ से हमको कटा हुआ भाग एक खंड सेगमेंट निकलकर बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर अभी मैं प्रकाश इस पर डालूं, मैं पूछूं कि अगर इस पर प्रकाश डाला जाए मित्रों तो क्या होगा, तो नॉर्मल है, प्रकाश पड़ेगा और इस पार से उस पार निकल जाएगा, कांच है ऑब्वियस निकल जाएगा। हम इससे अगर परावर्तन कराना चाहते हैं तो ऑब्वियस है हम इसे रंगना पड़ेगा, चाहे अंदर से चाहे बाहर से, एक जगह से तो रंगना पड़ेगा। अगर आपने इसको बाहर से रंग दिया तो क्या होगा, अब अगर आप अंदर से प्रकाश मारेंगे इसके ऊपर तो यहाँ लड़ेगा और उस पर जा नहीं पाएगा, लड़कर वापस आ जाएगा। इसका एक तरीका और भी था कि आप अंदर से रंग देते, तो उस स्थिति में आपके पास ऑप्शन ये बचता कि हम बाहर से लाइट डालें। बहुत लोग कहते सर ये अंदर से डालें तो क्या होगा, तो आपको पहले मैं बता दूं कि परावर्तन हमारा चिकने तल से ही लिया जाता है। तो चिकना तल इधर हो गया तो इधर पेंटिंग हो गई है तो खुरदुरा हो गया है। अब ये लाइट पड़ेगा, यहाँ से हमारा परावर्तन की घटना घटेगी, ठीक है। तो दो तरीके से परावर्तन की घटना यानी कि रिफ्लेक्शन की घटना ली जा सकती है, एक तो अंदर से और एक बाहर से। अगर हम दबे तल से ये लेते हैं परावर्तन की घटना हमें दबे तल की तरफ से मिलती है, तो इस तरीके के दर्पण को हम लोग अवतल या कॉनकेव मिरर कहते हैं। अवतल अंग्रेजी में कॉनकेव मिरर कहते हैं, ठीक है, कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण के नाम से हम इसको जानते हैं। और अगर हम उभरे तल से इसका परावर्तन ले रहे हैं तो इसे हम लोग उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दो जवाब हो गए, अवतल और उत्तल। अभी एक सवाल और भी मन में आ रहा है कि सर ये जो आपने पेंट किया है वो क्या है, तो जवाब है सर ये अंग्रेजी में अगर मैं बोलूं तो रेड ऑक्साइड है, ठीक है, या हिंदी में पारे की कलई। क्या होता है, पारे की कलई। ये जो रंग हम रंगते हैं वो क्या होता है, पारे की कलई होता है। अब ये देखिएगा अलग अलग साइज का हमने दर्पण निकाला, और अगर मैं पूछूं कि क्या इनको अलग अलग गोलों से निकाला गया तो ऑब्वियस नहीं सर, इसी गोलों से निकाला गया है, ठीक है। तो अगर हमें मान ले कोई ये छोटा सा खंड दे दे और पूछे भैया किस गोले से निकले हैं, तो आप ऐसे डॉटेड लाइन देकर एक बड़ा सा इससे गोला बना सकते हैं और ये बड़े इजीली बता सकते हैं कि हाँ सर इससे। अगर मैंने देखिए इसी तरीके से थोड़ा सा बड़ा खंड ले लिया होता, इस तरीके से होता, तब देखिएगा अगर आपसे पूछते कि किस गोले से निकला होगा तो ये देखिए इसको फिर मैं डॉटेड लाइन से ऐसे कंप्लीट कर दूंगा और हमको साफ दिखाई देगा सर एक बड़ा गोला हमको दिख रहा है, इसका रेडियस भी क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर कोई हमसे पूछे कि ये क्या है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो जवाब है इसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। ओ से दर्शा लिया या कहीं कहीं बुकों में सी या तो ओ से या तो सी से दर्शा लिया। मित्रों थोड़ा खांसी इसलिए आ रही है क्योंकि मैं माइक का प्रयोग नहीं कर रहा हूं ताकि आप तक मेरी बात पहुंचे। अभी असुविधाओं के साथ सारी चीजें चल रही हैं इस समय, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से कुछ उस तरीके की माइक उपलब्ध नहीं हो पाई जैसा हम चाह रहे थे।
तो मैं नॉर्मली अपने ही वॉइस में पूरे फुल टोन में बोल रहा हूँ, इसलिए कभी कभी थोड़ी थोड़ी आ रही है। कोरोना नहीं है, डरना नहीं, और वैसे भी मोबाइल से फैलता नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ भी पूछूं तो ये इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा, और ये जो लंबाई है ये हमारी वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी, जिसे हम किससे दर्शाते हैं, आर से। ये जो हमारी लेंथ है, रेडियस है, त्रिज्या है, इसे हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या का नाम देते हैं। अगर इस वक्रता त्रिज्या का आधा कर दिया जाए तो हमें फोकस मिल जाएगा, और एफ का मान होता है r/2। तो हमको फॉर्मूला भी मिल गया फोकस का, यानी कि नाभि का फॉर्मूला भी मिल गया, कितने के बराबर, r/2। ठीक है, तो काम की बातें निकल आई है। अब यहाँ पर आइए, हम एक दर्पण बनाते हैं और उसमें बहुत सारी चीजें दर्शाते हैं। जैसे मेरे सामने एक दर्पण अगर यही है और मैं इसमें पूछूं क्या क्या हमको जानकारी है, तो देखिए इसको डॉटेड लाइन से आप अगर बना लिए होते तो एक गोला आपको दिखाई देता, ये इसका केंद्र होता, ये वक्रता केंद्र हो जाता, इसका आधा आपका फोकस दूरी यानी कि एफ हो जाता। ये अगर लेंथ ले लें तो स्मॉल एफ से, पॉइंट ले लें तो कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। इस पूरे दर्पण के आधे भाग पर जो पॉइंट मिलेगा उसे P से या ध्रुव हम वहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और भी है जो अलग से समझ लें। अगर दर्पण छोटा है तो इसे हम कहते हैं ये सर छोटे द्वारक का है, यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं आप स्मॉल एपर्चर, ठीक है। कैसा है, स्मॉल एपर्चर, यानी कि इसका मुंह दरवाजा छोटा है। और अगर मैंने इतना बड़ा कर लिया तो कहेंगे सर जी ये कैसा है, इसका दरवाजा क्या है, बड़ा, यानी कि यहाँ पर लाइट घुसने की जगह ज्यादा है, यहाँ पर लाइट घुसने की जगह कम है। ये कैसे द्वारक का है, तो जवाब है सर बड़ा द्वारक, आप बिग अपर्चर है, ठीक है, बड़े एपर्चर का है। वो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। ये बात आप इस दर्पण के साथ भी लागू कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए दर्पण लिया, इसका बीचों बीच लिया, ऐसे खींच लिया, यहाँ भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस दूरी। तो अब यहाँ पर अगर कोई इनसे सवाल पूछे कि सर हम यहाँ दूरी कहाँ से नापते हैं, तो याद रखिएगा ध्रुव यानी कि पोल से, इस ध्रुव से हम कोई भी दूरी का मेजरमेंट लेंगे, किसी भी चीज को नापेंगे। तो इस तरीके से मेरे मित्रों ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट, एक दर्पण क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, और साथ में विस्तृत परावर्तन क्या होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जबरदस्त तरीके से पसंद आएगा। आपके कमेंट्स, लाइक्स का हमें बहुत इंतजार रहेगा। और डियर स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि आपका टीचर या आपका दोस्त या आपका मित्र आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो थोड़ी सा एक मेहनत आप भी कर सकते हैं एटलीस्ट, कि कम से कम इन वीडियोस को उठाकर अपने फेसबुक पर शेयर तो कर सकते हैं। अगर कर सकें तो ये सबसे बड़ी हमारी हेल्प होगी। धन्यवाद आप सभी को हमारी वीडियोस को देखने के लिए। और वैसे भी हम तो आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं, चाहे आप शेयर करें या ना करें। धन्यवाद एक बार फिर से।